डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मशीन डिजाइन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंबाइंड टोर्सनल एंड बेंडिंग स्ट्रेस। अब देखिए, इसके जस्ट पिछले लेक्चर में आप देखे होंगे तो हमने सिंपल स्ट्रेसेस जो है आपको पढ़ाए थे। सिंपल स्ट्रेसेस में जो है टेंसाइल स्ट्रेस हो, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो, बियरिंग स्ट्रेस हो, ठीक है ना। तो इन सब प्रिंसिपल स्ट्रेस हो, शियर स्ट्रेस हो, ये सब और इनका जो है कुछ कंबाइंड इफेक्ट भी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले टोर्सनल स्ट्रेस पढ़ेंगे कि टोर्सनल स्ट्रेस क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, और फिर इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। अब देखिए क्या होता है कि कोई बॉडी है, ठीक है ना, या कोई बार है, ठीक है ना। आप समझिएगा इसको, कोई बॉडी है या कोई बार है। अब इसके ऊपर जो है क्या होता है कि ये आपका रॉड है, तो इसके ऊपर जो है मान लीजिए कि ये आपका क्या है, फिक्स पार्ट है। इसको आप ट्विस्ट करेंगे, मतलब रोटेट करेंगे, ठीक है ना। बचपन में वो देखे होंगे ना, जितनी चाबी भरी है राम जी, वो भी एक टोर्सनल का ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ये आप ट्विस्ट करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो है, समझिए इसको थोड़ा सा। अब ये इसके ऊपर का लेयर जो है, ठीक है ना, अब ये लेयर अभी यहाँ पर था, यहाँ ए पे, ये थोड़ा सा क्या होगा, शिफ्ट होकर के कहाँ पे चले जाता है आपका बी पे, और ये यही कहते हैं, ये जो आपका था पहले ए ओ, मान लीजिए इसका ओ ए, ये कहाँ चले गया, ओ बी पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्टिंग। क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे बेंडिंग का। तो अब ये ट्विस्टिंग तो हो गया। दूसरा ध्यान दीजिए कि इस तरह का कोई शाफ्ट है, ठीक ना। अब इसको जो है आप दोनों जगह से, दोनों एंड पे सिंपली सपोर्टेड है, सपोज कीजिए सिंपली सपोर्टेड है, और इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, एक लोड अप्लाई कर दिया। तो व्हाट विल हैपन, इट विल बेंड। अब ये बेंड कैसे करेगा, तो देखिए कुछ ऐसा बेंड करेगा या नहीं। ये तो बड़े ही कॉमन जो है फेनोमेना है जो हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से ये कुछ बेंड करेगा, तो ये बेंडिंग हो गया। लेकिन जो है मशीन के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक्सल की बात करें, साइकिल में एक्सल, बाइक में एक्सल, ठीक है ना, जहाँ पर कि ट्विस्टिंग मोमेंट भी है, ठीक है ना। जैसे ये आप देखते होंगे ना, साइकिल का एक्सल क्या है, दोनों जगह सिंपली सपोर्टेड है, दैट मीन्स की बियरिंग में फिट है। इसके ऊपर जो है डिस्क है, तो डिस्क का एक लोड भी काम कर रहा है, और डिस्क रोटेट भी कर रहा है। डिस्क दैट मीन्स की साइकिल का व्हील वो रोटेट भी कर रहा है, तो रोटेट भी कर रहा है और ऊपर से बेंड लोड भी लगा रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टोर्सन एंड बेंडिंग। तो आइए सबसे पहले हम टोर्सन पढ़ें, और इसमें काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, मशीन डिजाइन में जो हमें काम आने वाला है, ठीक है ना। सिर्फ उतना ही लिमिटेड करेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उतना ही लिमिटेड करेंगे जितना कि मशीन डिजाइन में हमें काम आने वाला है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखें क्या, टोर्सनल स्ट्रेस, ठीक है ना। टोर्सनल स्ट्रेस, तो बेसिकली टोर्सनल स्ट्रेस आपको हमने बता दिया कि यहाँ पर क्या होता है कि टॉर्क लगेगा एंड इक्वल एंड अपोजिट। जब आप यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पे फिक्स है, जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, ठीक ना। अब इसको आप यहाँ से रोटेट कर रहे हैं, ये यहाँ से भी रोटेट हो गया। जब रोटेट हो ही गया तब तो कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपका रोटेट नहीं हुआ, जैसे ये साफ्ट है मान लीजिए, इसको यहाँ से आपने रोटेट किया था, देखिए रोटेट हो रहा है कि नहीं, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अब ये रोटेट हो गया, तो इसमें कोई जो है टोर्सनल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। लेकिन आप इधर से फिक्स कर दिए, ठीक है ना। अब इसको आप रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब रोटेट तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, दो ही काम होता है, या तो मोशन होगा नहीं तो डिफॉर्मेशन होगा। तो अब मोशन आपने होने नहीं दिया तो डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसीलिए जीवन में कभी भी नकारात्मक चीजों को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि सकारात्मक चीजों को उड़ेलना चाहिए। तो नकारात्मकता यूं ही भाग जाती है। कुछ लोग नकारात्मकता को दमन करने लगते हैं, तो बाद में जो है निकल करके आता है, ठीक है ना। जैसे किसी घर में अंधकार है, तो अंधकार को निकालना नहीं है, बल्कि उजाला लाइट को जला देना है, तो अंधकार स्वयं भाग जाएगा। अब आप जो है करते क्या है कि अंधकार को सोचते हैं कि पहले भगा लो उसके बाद लाइट जला देंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है।
जब तक लाइट नहीं जलाएंगे। उसी तरह से यहाँ भी है, एक तरफ आप फिक्स करेंगे तभी जा करके आपका यहाँ पर टोर्सनल स्ट्रेस लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो आप यहाँ फोर्स लगाएंगे, चूंकि एंगुलर फोर्स है तो इसको या तो बोलते हैं हम लोग टॉर्क बोलते हैं, या इसी को ट्विस्टिंग मोमेंट भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? ट्विस्टिंग मोमेंट। क्या बोलते हैं? ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है, और इस फेनोमेना को बोलते हैं, जो ये ट्विस्ट होगा, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं टोर्सन। क्या बोलते हैं? टोर्सन। ठीक है, अब ये टोर्सन दैट मीन्स की ट्विस्टिंग, और इसी ट्विस्टिंग के चलते टोर्सनल स्ट्रेस डेवलप होता है। अब ये टोर्सनल स्ट्रेस जो है, आपको मालूम है कि कोई भी यदि बॉडी है तो उसके सेंटर पे जो है, उसके सेंटर पे जो है क्या है? जीरो है, जीरो स्ट्रेस डेवलप होता है, और सरफेस पे मैक्सिमम, सरफेस पे मैक्सिमम, और जो है, और जो है उस पे आउटर सरफेस पे मैक्सिमम। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। इक्वेशन क्या होता है? टोर्सन इक्वेशन याद कीजिए, टाउ अपन आर। अब इसको हम एक चीज देखें, इसके क्रॉस सेक्शन को आप देखेंगे यदि इधर से, ठीक है ना, तो ये क्या दिखेगा? सर्कुलर। ठीक है, और ये सर्कुलर में क्या हो गया? इसकी रेडियस क्या है? आपकी आर। ठीक है ना, रेडियस क्या है आपकी? स्मॉल आर। ठीक है ना, इसकी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आईपी। ठीक है ना, अब देखिए ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। इसी को हम लोग सेकेंड मोमेंट ऑफ जो है एरिया बोलते हैं। ठीक है ना, अबाउट द पोलर एक्सिस। ठीक है ना, तो ये आईपी जनरली आई एक्स एक्स अपन 2 होता है, ध्यान रखिएगा। दैट मीन्स कि यदि सर्किल की बात करें तो पाई अपन पाई डी टू द पावर 4 अपन 64 होता है। ये ध्यान रखना है अपने को, सॉरी 32, हाँ सॉरी 64। तो ये चीज़ हमने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये आई एक्स एक्स क्या हो गया आपका? पाई डी टू द पावर 4, ठीक है ना, और 64, और ये आई वाई वाई भी क्या होता है आपका? पाई डी टू द पावर 4 64, और आई पी जो होता है ये क्या होता है? आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ठीक ना, समझ गए? अब ये दोनों क्या है? बराबर है, दोनों जनरली बराबर रहता है। किस केस में? सिमेट्रिकल बीम में या सिमेट्रिकल रॉड में। तो ये देखिए यहाँ सिमेट्रिकल है सेक्शन, तो ये दोनों को आप जोड़ेंगे, पाई डी टू द पावर 4 64, पाई डी टू द पावर 4 अपन 64, तो ये क्या हो जाएगा? पाई डी टू द पावर 4 अपन 32। तो ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है अपने को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया? टाउ अपन आर इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू सी थीटा अपन एल। इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से याद रखना है, यही टोर्सन इक्वेशन है। इसमें टर्म्स लिखेंगे नहीं, बता देते हैं। टाउ क्या हो गया? शियर स्ट्रेस। आर क्या हो गया? रेडियस। टी क्या हो गया? टॉर्क अप्लाइड, इसके ऊपर आपने टॉर्क कितना लगाया। उसके बाद आईपी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट, यही थीटा है। इस इक्वेशन का डेरिवेशन यदि देखना हो तो आप देख सकते हैं कहाँ पे? कहाँ पे देख सकते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। और एल क्या है आपका? लेंथ ऑफ शाफ्ट। ये क्या है? लेंथ ऑफ शाफ्ट। ठीक है, अब ये इक्वेशन हो गया। इसके साथ कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस क्या मानकर चले थे कि जो है हमारा जो शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन है थ्रू आउट सेम है। ठीक है, और दूसरा कि यूनिफॉर्म है, इसका होमोजेनियस मटेरियल है। ठीक है ना, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन दी शाफ्ट ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट डज नॉट एक्सीड इट्स इलास्टिक वैल्यू, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसमें टाउ जो है किसी पॉइंट पे निकालना हो, मान लीजिए कि इस सेक्शन पे निकालना हो, ये सेक्शन कितना हो आपका? x डिस्टेंस पे, ये r डिस्टेंस पे था, तो x डिस्टेंस पे टाउ x, तो टाउ x अपन क्या हो जाता है? x इक्वल टू टाउ r पे r अपन r, तो टाउ x आप निकाल सकते हैं कितना निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हुआ किसका? टोर्सनल स्ट्रेस का। ठीक है, तो आई होप ये टोर्सनल का जो है कॉन्सेप्ट आपको
समझ में आ गया। ठीक है, इसमें जो है आई होप कि कहीं कोई डाउट होने की संभावना नहीं है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में निकालने की जो ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और टॉर्क निकालने की ज़रूरत पड़ता है। जैसे आपकी बाइक है, क्रैंक शाफ्ट है, उसके ऊपर पावर मिलता है, तो पावर कैसे निकालेंगे? तो पावर का फॉर्मूला याद रखिए, 2π/N/T/60। ये लॉन्ग लाइफ याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा। यही टी क्या है? आपका टॉर्क है। तो जब टॉर्क दिया रहेगा, एन क्या है? आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्या है? रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक ना, ये रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है ये पावर निकाल लिया आप, और इस पावर से ही आप जो है निकालते हैं मीन पावर, सॉरी मीन टॉर्क। ठीक है ना, मीन टॉर्क आप निकालते हैं, टॉर्क मैक्सिमम निकालते हैं। ठीक है, और जो है ये आरपीएम हुआ। ठीक है, एक छोटा सा और इसमें कॉन्सेप्ट है, शाफ्ट इन सीरीज, शाफ्ट इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, अब शाफ्ट इन सीरीज एंड शाफ्ट इन पैरेलल कब समझेंगे? या शाफ्ट क्या होता है कि लिमिटेड लेंथ तक हम यूज कर पाते हैं, जो है जनरली मैक्सिमम जो मार्केट में उपलब्ध है, जो है आप देखेंगे तो 7 मीटर तक ही मिलता है, उससे ऊपर नहीं मिलता है। तो जो है ये है आपका शाफ्ट इन सीरीज, शॉर्ट में बता रहे हैं, देखिए ये। ठीक है, क्रॉस सेक्शन जो है, अब इसमें क्या होता है कि जो टॉर्क आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है ना, जो टॉर्क आप यहाँ लगाएंगे वही टॉर्क डायरेक्ट यहाँ इंड पे भी लगता है, इंड पे भी दोनों जगह सेम टॉर्क लगता है। ठीक है, पैरेलल में क्या होगा कि टॉर्क डिफरेंट हो जाता है। जो है ये है आपका एक शाफ्ट, दूसरा शाफ्ट ये है, तो ये एक सेक्शन हुआ, दूसरा सेक्शन ये है। तो इस पे यदि आपका टॉर्क जो है 2 लग रहा है, तो इस पे टॉर्क 1 लगेगा। यहाँ पे ये टी लग रहा है, तो यहाँ भी टी लगेगा, चाहे 1 हो कि 2 हो। यहाँ पर जब आप निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि थीटा इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 होता है, और यहाँ पर थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 होता है। यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू होगा T1 प्लस T2। ठीक है, यहाँ पर टॉर्क होगा इक्वल, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T। ये 2-3 फार्मूला जो है, यहाँ पर एंगल ऑफ ट्विस्ट सम होता है, यहाँ पर टॉर्क सेम होता है। यहाँ पर एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम होता है पैरेलल में, और यहाँ पर सीरीज में क्या होता है? टॉर्क सेम होता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अब ये कॉन्सेप्ट के आधार पर टॉर्क है, थीटा है, तो यहाँ से अब इक्वेशन के हिसाब से आप जरूरत पड़ने पर थीटा 1 और थीटा 2 निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं? तो हम इस तरह से यूज करेंगे। अब टोर्सन के बाद आ जाइए, देखते हैं बेंडिंग। ठीक है ना, बेंडिंग ऑफ द बीम। ठीक है, अब इस बेंडिंग को देखें। अब बेंडिंग इक्वेशन याद कीजिए क्या था, बेंडिंग इक्वेशन भी हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब ये जो है आपका एक्सिस हो गया, क्या हो गया? अब इसका क्रॉस सेक्शन आप थोड़ा सा बना लीजिए। इसका क्रॉस सेक्शन क्या है? रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर हो सकता है, एच सेक्शन हो सकता है, आई सेक्शन हो सकता है। ठीक है ना, एक सेपरेट वीडियो है हमारा जिसमें कि हर तरह के क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला है, और वो मशीन डिजाइन के लिए ही स्पेशली निकाला है। ठीक है, तो वो आप जा करके देख सकते हैं, उसका मैं लिंक इसमें होगा तो डाल दूंगा। ठीक है, इसमें जो है अब आपका इक्वेशन क्या होता था? m अपन आई इक्वल टू सिग्मा अपन वाई इक्वल टू ई अपन आर। ठीक है ना, अब इसके टर्म को समझ लीजिएगा थोड़ा सा। m क्या हो गया? बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते थे? याद होगा आपको, फोर्स इनटू डिस्टेंस। जैसे ये आपका कैंटिलीवर बीम है, ठीक है दोस्त, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया F, तो मोमेंट कहाँ निकलेगा? यहाँ पर। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस या लोड इंटू डिस्टेंस, तो F इंटू L। ठीक है ना, I क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। सिग्मा क्या हो गया? बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड इनसाइड द मटेरियल। Y क्या हो गया? न्यूट्रल एक्सिस से आपकी डिस्टेंस। ये सेंट्रोइडल एक्सिस को ही जनरली न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी को न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या है आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये कर्व बन रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा कि नहीं?
ये सेंटर होगा, ठीक है ना। तो इसकी कुछ रेडियस होगी, तो ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। आप किसी भी दो टर्म को एक साथ यूज कर सकते हैं और अननोन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यदि हम दो को यूज करते हैं, एम अपन आई इक्वल टू सिग्मा अपन वाई यूज कर सकते हैं आप, तो यहाँ सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो ये एम अपन आई इंटू क्या हो जाएगा, वाई, या एम अपन आई अपन वाई लिख सकते हैं कि नहीं। और ये आई अपन वाई को ही जो है ध्यान रखिएगा एम अपन जेड, दैट मीन्स कि जेड इक्वल टू क्या हो गया, आई अपन वाई, और इसी को सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, सेक्शन मॉडुलस। अब जो है आपको इसमें सेक्शन मॉडुलस जो है निकालने के लिए y का भी जो है स्टैंडर्ड वैल्यू मालूम होना चाहिए। इसलिए हमने बताया कि एक सेपरेट वीडियो में y का वैल्यू हमने निकाल करके बताया है आपके लिए ही। y का वैल्यू जो है डायरेक्ट हम निकाल करके बताए हैं, ठीक है। अब जो है ये तो सिंपल बीम है, कई बार कर्व्ड बीम होता है। क्या होता है, कर्व्ड बीम। हालांकि ये सिविल इंजीनियरिंग में ज़्यादा एप्लीकेबल है, लेकिन उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। किसको, जो है आपके कर्व्ड बीम की। तो जो कर्व्ड बीम है, ठीक है ना, कर्व्ड बीम जो है तो बेसिकली ये आपका क्या है, कर्व्ड बीम है। ऑलरेडी जो है क्या है, ये कर्व्ड बीम है, ठीक है ना। इसमें जब आप जाएंगे तो क्या होता है कि अभी हमने आपको बताया था एजम्पशन में, ठीक है ना, कि न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस सेम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका मान लीजिए कि सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये क्या है आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है यदि, तो ये हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। ये क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस। और सिंपल बीम में, रेक्टेंगुलर सिंपल बीम में न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस दोनों सेम होता है। लेकिन कर्व्ड बीम में ये दोनों चीज जो है, सेंट्रोइडल एक्सिस एंड न्यूट्रल एक्सिस बोथ आर सेम, ठीक है ना। तो ये चीज जो है थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसेंट्रिसिटी। ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। और इसका भी जैसे यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर निकाले थे, उसी तरह से यहाँ भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलेगा। लेकिन अब यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर दो दो निकलेगा, ठीक है ना, दो दो निकलेगा। एक न्यूट्रल एक्सिस के लिए अलग, सेंट्रोइडल एक्सिस के लिए अलग, ठीक है ना। न्यूट्रल एक्सिस के लिए अलग निकलेगा, सेंट्रोइडल एक्सिस के लिए अलग निकलेगा। तो अब आप थोड़ा सा इसका इक्वेशन लिख लीजिए। बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए m अपॉन होता है a इंटू ई। m क्या हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट, a क्या हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, e क्या हो गया इसेंट्रिसिटी, e क्या हो गया इसेंट्रिसिटी, और y अपन, अब y क्या हो गया आपका, ये सेंट्रोइडल एक्सिस से, सेंट्रोइडल एक्सिस से आउटर सरफेस का डिस्टेंस, ये y हो गया सेंट्रोइडल एक्सिस से, सॉरी न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस जो है y, इसको आउटर है, आउटर को y o लिख लीजिए और इनर को y i लिख सकते हैं, y i लिख सकते हैं। और सेंट्रोइडल एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उसको सिंपल क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, ठीक है। तो y अपन आर एन, आर एन अब किसको बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस के लिए, तो आर एन न्यूट्रल एक्सिस के लिए बोल सकते हैं। और आर किसके लिए बोलेंगे, सेंट्रोइडल एक्सिस के लिए आर। तो क्या हो जाएगा आर एन माइनस वाई। तो ये आपका क्या हो गया, जो है बेंडिंग स्ट्रेस हो गया, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। बेंडिंग के भी जो है डिफरेंट जो वैल्यू होते हैं, आर न्यूट्रल एक्सिस वाला और रेडियस वाई, ये सब जो है एक सेपरेट वीडियो में निकाल करके आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कि कहीं कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है, ठीक है। अब आ जाए हम जो है थोड़ा सा किस पे, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन, किसमें, टोर्सन एंड बेंडिंग के लिए।
क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन। अब प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन जो है कहाँ पर यूज होता है, तो बेसिकली हम लोग स्ट्रेस में जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़े हैं। कुछ इस तरह का आपको याद होगा कि पढ़े थे हम लोग। क्या होता था, यहाँ पर सिग्मा एक्स भी लगाते थे, पहले हम वह याद दिला दें, उसके बाद ये सिग्मा वाई भी लगाते थे, डबल स्ट्रेस। उसके बाद यहाँ पर आप शियर स्ट्रेस भी लगाते थे, टाउ, यहाँ भी टाउ, यहाँ भी टाउ, और ये भी टाउ लगाते थे कि नहीं, याद होगा आपको, ठीक ना। अब जब हम ये लगाते थे, ठीक ना, स्ट्रेस जब आप लगाते थे तो इसमें जो है आपको एक जो है मैक्सिमम स्ट्रेस निकल करके आता था, एक मिनिमम स्ट्रेस निकल करके आता था। किस पे, आप जब प्रिंसिपल प्लेन इसके अंदर क्रिएट करते थे। कैसे क्रिएट करते थे ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक प्लेन लेते थे कुछ इस तरह से, ठीक है, इसमें आर्बिट्रेटरी प्लेन, और इसके ऊपर हम निकालते थे। इसको आप ध्यान देंगे यदि आप, तो क्या होगा, ये एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अब दो फोर्स लगेगा, अगेन यहाँ पर दो फोर्स लगेगा, एक आपका सिग्मा एन नॉर्मल, और एक इसके पैरेलल टाउ लगता था, याद होगा आपको, टाउ लगता था। तो अब इसको हम जो है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के जगह पर हम एज्यूम करते हैं बेंडिंग एंड टोर्सन, ठीक है। लेकिन पहले हम इसके लिए इक्वेशन लिखें, ठीक है। इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो सिग्मा जो आप इन टर्म्स ऑफ एंगल जब लिखते थे, ये मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ एंगल, इन टर्म्स ऑफ एंगल जो है सिग्मा एन जब निकालते थे आप, या सिग्मा टी जो भी आप बोल लें, तो आपका क्या निकल करके आता था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, प्लस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ साइन टू थीटा, ठीक है। ये आपका सिग्मा वन एंड सिग्मा टू का वैल्यू निकल करके आता था, सिग्मा एन जिसको बोलते थे हम लोग, नॉर्मल स्ट्रेस, ये सिग्मा एन। अब टाउ का वैल्यू क्या होगा इस पे, तो टाउ का वैल्यू निकल करके आता था हाफ ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन टू थीटा माइनस टाउ कॉस टू थीटा, ये निकल करके आता था। फिर जब हम ये थीटा निकालना होता था तो टेन टू थीटा के फॉर्मूला से ये निकाल करके लेते थे कि टू टाउ अपन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई निकाल कर लेते थे। अब टेन टू थीटा निकल गया तो आप साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा निकाल सकते हैं। टेन टू थीटा निकल गया तो आप साइन जो है टू थीटा निकाल सकते हैं और कॉस टू थीटा निकाल सकते हैं। ये परपेंडिकुलर अपन बेस होता है कि नहीं, परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हाइपोटेनियस चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये बेस अपन हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। और ये टेन टू थीटा भी कहाँ से निकालते हैं, क्योंकि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि प्लेन्स ऑफ द मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस विल हैव जीरो शियर स्ट्रेस, ध्यान रखिएगा, प्लेन हैविंग मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस विल हैव जीरो शियर स्ट्रेस, या प्रिंसिपल प्लेन विल हैव जीरो शियर स्ट्रेस। ए प्लेन हैविंग जीरो शियर स्ट्रेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ से आप साइन टू थीटा कॉस टू थीटा का वैल्यू निकाल करके यहाँ पर रख देंगे, साइन टू थीटा का वैल्यू और कॉस टू थीटा का वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं। जब इसको हम रखेंगे तो सिग्मा का दो वैल्यू निकल करके आएगा, सिग्मा का दो वैल्यू निकल करके आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं आपका, हम तो अब यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं सिग्मा वन या सिग्मा टू, बोलिएगा सर दोनों क्यों लिख रहे हैं, तो एक प्लस के साथ लेंगे एक माइनस के साथ, अभी हम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस, सिग्मा वन के लिए प्लस लेंगे सिग्मा टू के लिए माइनस लेंगे,
प्लस वाला मैक्सिमम माइनस वाला मिनिमम, और हाफ ऑफ, ठीक है ना, और स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर, 4 टाउ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या निकल गया, नॉर्मल स्ट्रेस। ये भी याद रखने वाली चीज है, याद रखने वाली बात है। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ेगा। फिर हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है, याद रखिएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, सॉरी, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, सॉरी 4 की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाउ स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दे हम, टाउ मैक्स जो है ये तो आपके सामने है, इसको हम थोड़ा सा और रीअरेंज करके अच्छे से लिखेंगे, ठीक है ना। टाउ मैक्स जो है क्या होगा, या तो दो इसका फॉर्मूला होता है, दोनों मैं लिख देता हूँ, हाफ हो तो बाहर कर लीजिए, और ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, या ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 भी होता है, ठीक ना। तो यदि यहाँ से आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकाल लिए, तो यहाँ से टाउ मैक्स आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक अब यहाँ पर कोई दिक्कत जो है आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पूछिएगा कि सर इस प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो है यूज कैसे कैसे होता है। तो बेसिकली बहुत जगह यूज होता है, ठीक है ना। मशीन पार्ट्स में ऐसे अनेकों पार्ट्स हैं जहाँ पर कि आपको डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस लगता है, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस लगता है, या कई बार जो है टोर्सनल स्ट्रेस सिर्फ लगेगा, कई बार बेंडिंग स्ट्रेस लगेगा, कई बार कंबाइंड लगता है, कई बार कंबाइंड लगता है। तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ यदि टेंसाइल लग रहा हो, सिर्फ यदि टेंसाइल लग रहा हो, तो आप मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए मैं लिख देता हूं, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये सिग्मा 1 मतलब क्या है, टेंसाइल में यदि लिखना हो तो, ठीक है ना, सिर्फ टेंसाइल लिख रहे हैं तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई 2 था, तो कोई एक जीरो हो जाएगा क्योंकि सिर्फ टेंसाइल का नेचर हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा आपका, या तो सिग्मा एक्स या सिग्मा टी लिख लें, टेंसाइल प्लस हाफ ऑफ, सेम वही फार्मूला, सिग्मा टी का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं। यदि मैक्सिमम कंप्रेसिव का निकालना हो तो सिग्मा सी लिख लेते हैं, और ये मैक्सिमम, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सिग्मा सी बाई 2, ठीक है ना, प्लस हाफ और स्क्वायर रूट ये सिग्मा सी का स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर, ठीक है ना। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो हाफ, ठीक है ना, और इधर क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा टी का स्क्वायर प्लस 4 टाउ का, सॉरी 4 टाउ स्क्वायर, पूरे पे नहीं होगा, सिर्फ 4 टाउ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यदि टाउ आपका जीरो हो जाए तो टाउ मैक्स जो है आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा टी डिवाइडेड बाई 2। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यदि शियर स्ट्रेस जीरो हो जाए, शियर स्ट्रेस जीरो हो जाए मतलब क्या, कि प्रिंसिपल प्लेन पे, क्या, प्रिंसिपल प्लेन पे, ठीक है। तो ये आप इसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। दूसरा एक चीज मैं आपको ये बता रहा था कि जो है एक्सियल लोड, ठीक है ना, एक्सियल लोड को ही कई जगह जो है हम एक्सियल थ्रस्ट लिखेंगे मशीन डिजाइन में। क्या लिखेंगे, एक्सियल थ्रस्ट। तो ये एक्सियल थ्रस्ट क्या होता है, तो ये सिंपल सिग्मा नट इक्वल टू पी अपन ए, यही है ना आपका कोई शाफ्ट, इसके ऊपर आप पी लगाएं, ठीक है ना, और क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कुछ अलग चीज नहीं है, लेकिन क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा थ्योरी ऑफ फेल्यूर भी देख लें हम लोग, ठीक है ना। क्या देख लें, थ्योरी ऑफ फेल्यूर, इट इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, थ्योरी ऑफ फेल्यूर। अब थ्योरी ऑफ फेल्यूर क्या होता है बेसिकली,
तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी इस थ्योरी ऑफ फेल्यूर को डिस्कस किए हैं। यहाँ पर इन शॉर्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ते तो हैं, लेकिन सब पढ़ने के बाद भी जब हम उसको यूज में लाते हैं, प्रैक्टिकल पर्पज में मशीन में यूज करते हैं, तो मेनी टाइम्स व्हाट डू वी सी कि मटेरियल हमारा फेल हो गया। ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है कि मटेरियल जो भी है आपका, कोई भी मटेरियल है, इट मे बी सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस, may be subjected to compressive stress, may be subjected to biaxial stress, may be subjected to triaxial stress। ठीक ना, है कि नहीं। ये सब ट्राईएक्सियल स्ट्रेस, ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब इसी में थ्योरी ऑफ फेल्यूर आता है, किस लोड के कारण कौन सा मटेरियल हमारा फेल होता है। तो 5 थ्योरी ऑफ फेल्यूर आप पढ़े होंगे। उन पांचों थ्योरी ऑफ फेल्यूर को हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, इसी को रैंकाइन थ्योरी बोलते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, इट इज अगेन नॉन एज गेस्ट और ट्रेस्का थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है ना, सेंट विनेंट थ्योरी बोलते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को हेग थ्योरी बोलते हैं। और लास्ट है डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बता दें कि मटेरियल दो तरह का होगा। ठीक है, सबसे पहले डक्टाइल मटेरियल की यदि बात करें तो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हमने कुछ इस तरह का डायग्राम ड्रॉ किया था, और ये अपर यील्ड पॉइंट और ये लोअर यील्ड पॉइंट होगा। ये पॉइंट ऑफ इलास्टिक लिमिट है, ये पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था, और ये अल्टीमेट स्ट्रेस था। ठीक है, अब डक्टाइल मटेरियल जनरली यील्डिंग में फेल होता है व्हेन परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है ना। इन ब्रिटल मटेरियल फेल्स ड्यू टू फ्रैक्चर। इसमें तो कोई आपको इलास्टिसिटी देखने नहीं मिलता है। किसमें? ब्रिटल मटेरियल में डायरेक्ट फेल होता है। ठीक है ना। कहाँ पर फेल होता है? अप टू इट्स लिमिटेड स्ट्रेंथ। ठीक है ना, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखिए कि डक्टाइल मटेरियल के लिए लिमिटिंग स्ट्रेंथ यहाँ पर होता है, और ब्रिटल मटेरियल डायरेक्ट यहाँ पे जाता है, और यहाँ के बाद जो है आपको बताया ही थे कि फेल हो जाता है मटेरियल हमारा। ये क्रॉस सेक्शन बनता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि डक्टाइल मटेरियल के लिए हम लोग यील्ड स्ट्रेस यूज करेंगे सिग्मा वाई, और ब्रिटल मटेरियल के लिए हम लोग क्या करेंगे यूज? सिग्मा यू, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, अल्टीमेट जनरली सिग्मा वाई से ज्यादा ही होगा। ठीक है। अब पहला थ्योरी हम थोड़ा सा देखें और एक एक थ्योरी आपको बताएं इन शॉर्ट। सबसे पहला थ्योरी जो है हमारा क्या है? मैक्सिमम प्रिंसिपल या नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। और इसी को जो है देने वाले थे रैंकाइन साहब ने, इसी को रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फेल्यूर ऑफ डक्टाइल मटेरियल, ठीक है ना, अकर्स जो है व्हेन द मैक्सिमम प्रिंसिपल इन बाईएक्सियल सिस्टम जो है, बाईएक्सियल मतलब दो स्ट्रेस लग रहा है, इधर भी सिग्मा एक्स भी और सिग्मा वाई भी। तो जब बाई एक्सियल स्ट्रेस लगता है तब जो है हमारा ये मटेरियल फेल हो जाता है। ठीक है। अब ये फेल होगा, ठीक है ना, तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन डिजाइन स्ट्रेस। ठीक है ना। तो ये जो सिग्मा टेंसाइल में कब होगा? ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो निकालेंगे आप, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इन टेंसाइल, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा यील्ड स्ट्रेस इन टेंसाइल अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है ना। और यही जो है सिग्मा यू टी अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा किसके लिए? ब्रिटल के लिए। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, जहां सिग्मा यू लिखूंगा समझिए ब्रिटल मटेरियल के लिए है, और ये जो है किसके लिए है? आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए। एक दूसरा इसी में आएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है ना, इसी को गेस्ट और ट्रेस्का थ्योरी बोलते हैं। गेस्ट और ट्रेस्का, दीज आर दी नेम ऑफ साइंटिस्ट। गेस्ट और ट्रेस्का थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस थ्योरी के अनुसार जो फेल्यूर है,
ठीक है ना। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के कारण जो है मटेरियल फेल होता है, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें मालूम है कि इस प्लेन पे जो है कहीं ना कहीं शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, भले आप नहीं लगा रहे हैं शियर स्ट्रेस तो भी जनरेट होगा, और लगा रहे हैं तो लगा ही रहे हैं, ठीक है। तो टाउ मैक्स जो है क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, किससे, वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। जो हमारा सिस्टम में शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो हमेशा इस वैल्यू से कम होना चाहिए, ठीक है। और ब्रिटल मटेरियल बोलिएगा तो भैया ये शियर स्ट्रेस जो है ब्रिटल मटेरियल में होता है क्या, नहीं होता है, तो कहानी ही खत्म हो गई, ठीक है ना, कहानी ही खत्म हो गई। तीसरा थ्योरी क्या कहता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट विनेंट थ्योरी, ठीक है। और ये इसमें मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी, दैट मींस मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होगा इसका, तो स्ट्रेस, अब देखिए ये थोड़ा सा याद दिला दें, यही होता था ना सिग्मा इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन ई। लेकिन क्या होता है कि जब इस मटेरियल के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो फोर्स लगाते हैं तो आपने देखा था कि लीनियर स्ट्रेन भी होगा और लेटरल स्ट्रेन भी होगा कि नहीं। तो ये ई मैक्स जो है क्या होगा यहाँ पर, सिग्मा जो है एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, और माइनस दूसरे के लेटरल स्ट्रेन के लिए तो पॉइजन रेशियो आता था, याद कीजिए, आता था पॉइजन रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा वाई अपॉन एम इंटू ई, 1/m क्या है आपका, 1/m क्या है यहाँ पर, पॉइजन रेशियो, ठीक है। और सिंपल यदि आपको स्ट्रेन निकालना है तो क्या हो जाएगा सिग्मा वाई टी अपॉन क्या हो जाएगा ई इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया, शियर स्ट्रेन निकल गया, ये क्या निकल गया आपका, शियर स्ट्रेन निकल गया, ठीक है। अब उसी तरह से स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी था, उसके बाद आप देख लीजिए चौथा क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ये लगभग 1 घंटा का वीडियो है, थोड़ा इत्मीनान से देखिएगा। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को ही स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, और इसी को हम लोग बोलते हैं हेग थ्योरी, क्या बोलते हैं, हेग थ्योरी, ठीक है। अब हेग थ्योरी क्या कहता है बेसिकली कि फेल्यूर जो होगा, चाहिए ना, किसी भी मेंबर में, तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको रेजिलियंस बोलते हैं, कोई आपको कोई बात बोलता है तो एक लिमिट तक आप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन फिर दोबारा बोला, तीसरी बार बोला, तब आप जो है अपनी आपा खो बैठते हैं, ठीक ना, और आप भी या तो कुछ बोल देते हैं या लड़ बैठते हैं, जैसा भी सिचुएशन है। तो जब तक आपने बर्दाश्त किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिलियंस, ठीक है ना। अब किसी में रेजिलियंस ज़्यादा है और किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है और किसी में कम है। अब ये रेजिलियंस कैसे निकालते हैं, तो U इक्वल टू, यू इंडिकेट करते हैं स्ट्रेन एनर्जी को, क्या होता है 1/2E और सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपन एम। ये 2/m क्या है, पॉइजन रेशियो है। हमने आपको बताया था कि किसी क्यूबिक मटेरियल में 2 प्लस होगा तो सॉरी 1 प्लस होगा तो 2 माइनस होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब लिमिटिंग स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर यील्डिंग, ठीक है ना। तो सिंपल जो है ये U1 मान लीजिए और सिंपल टेंसाइल हो तो क्या हो जाएगा 1/2E अपन सिग्मा वाई टी अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्ट्रेन एनर्जी की थ्योरी के अकॉर्डिंग कहता है U1 इक्वल टू U2 होना चाहिए, तब मटेरियल सेफ है, अदरवाइज क्या है, अनसेफ है। अब इस दोनों को इक्वेट कर दीजिए इक्वेट करेंगे तो 1/2E 1/2E तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड से हो जाएगा कि नहीं, सामने ही दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका ये सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा एक्स
सिग्मा वाई अपन एम इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सिग्मा वाई टी अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए इस थ्योरी का यूज करते हैं। अब लास्ट जो है एक आपका डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी, उसको भी देख लीजिए। मैक्सिमम डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी, इसी को हैंकी एंड बोन माइजेस थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंकी एंड बोन माइजेज थ्योरी। ठीक है, हैंकी एंड बोन माइजेज थ्योरी। इस थ्योरी में क्या कहता है कि किसी भी मेंबर में डिस्टोर्शन स्ट्रेन एनर्जी, जिसको कि शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी को शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यदि पर यूनिट वॉल्यूम जो है बाईएक्सियल स्ट्रेस में, ठीक है ना, एक लिमिटिंग डिस्टोर्शन एनर्जी, दैट मीन्स की पर यूनिट वॉल्यूम उस एक लिमिट से यदि ऊपर जाता है तो हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक ना। अच्छा, ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये सिर्फ कहाँ पे होगा फेल, कहाँ पे सिर्फ होगा फेल, सिर्फ डक्टाइल मटेरियल में फेल होगा। तो इसका भी सिंपल वही फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर, बाई एक्सियल स्ट्रेस लग रहा है, -2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा वाई टी, ये यील्ड स्ट्रेस है, ध्यान रखिएगा, ये वाई डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी। ठीक है, तो ये भी पांचों आपका थ्योरी ऑफ फेल्यूर हो गया। एक बार फिर से आपको दिखा दें, थ्योरी ऑफ फेल्यूर में क्या क्या हम लोग पढ़े, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, सिंपल आपको ब्रीफ किए हैं यहाँ पर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, और मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, या इसी को आप बोल सकते हैं क्या क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कि कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे इसेंट्रिक लोडिंग। इसेंट्रिक लोडिंग दैट मीन्स कि डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस कंबाइंड। ठीक है, उसके बाद टोर्सन और बेंडिंग को कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसेंट्रिक लोडिंग। इसेंट्रिक लोडिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट एंड बेंडिंग दोनों कंबाइंड में है। ये क्या है, दोनों कंबाइंड है, दोनों क्या है, कंबाइंड है। जब दोनों कंबाइंड है, ठीक है, तो अब कैसे काम करता है, अब डायरेक्ट लोड क्या है कि कोई आपका ऑब्जेक्ट है, अब इसके कई सारे कंडीशंस हो सकते हैं, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पिलर है, ठीक है ना, ये इसका एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया आपका एक्सिस हो गया। अब एक्सिस से दाएं या बाएं कोई लोड लग रहा है, मान लीजिए यहाँ पर लग रहा है पी, ठीक है, लगना क्या चाहिए था आइडियल कंडीशन में, अभी तक यहीं पे एक्सिस पे हम लोग यही मान करके भी चलते हैं। ये जो यहाँ पर लोड लगा आपका कितने डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए कितना है आपका ई, और इसी को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, अब ये तो आपका जो है कंप्रेसिव लग रहा है, टेंसाइल भी लग सकता है इसी तरह से। अच्छा, एक कंडीशन और भी हो सकता है कि ये जो आपका लोड लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये एक्सिस है, और एक्सिस में यहाँ पर आपका लग जाए P1 और यहाँ लग जाए P2, ठीक है, एट ए डिस्टेंस E पर, इसेंट्रिसिटी पर। आ रही बात समझ में, इसेंट्रिसिटी पर यहाँ पर जो है इस तरह का कुछ स्ट्रेस लग जाए। अब इसको यदि आप ग्राफिकली देखेंगे कि कैसे डेवलप होगा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे, कोई भी आपका मटेरियल है यदि, तो ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस डायग्राम बनेगा। ये डायरेक्ट लोड है, डायरेक्ट लोड कैसे निकालेंगे, P अपन एरिया, सिंपल सा है, P अपन एरिया। अरे बात समझ में, डायरेक्ट जो है आप लोड निकालेंगे या स्ट्रेस,
तो डायरेक्ट स्ट्रेस या इसी को सिग्मा डी लिख दें या सिग्मा नट लिख दें, जैसी आपको इच्छा हो, ठीक है ना। तो सिग्मा नट अपन पी अपन क्या हो गया एरिया। बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा अब यहाँ पर पी इंटू ए लोड इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो डायरेक्ट निकालेंगे तो ये डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस का डायग्राम है, क्या है डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। लेकिन अब इसमें बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस, तो जो है बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा P अपॉन, अच्छा लिखिएगा कैसे, बेंडिंग मोमेंट वाला इक्वेशन m अपन आई इक्वल टू सिग्मा अपन वाई, यही इक्वेशन होता है ना, इक्वल टू ई बाई आर को छोड़ दिए तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा m अपन आई इंटू वाई। ध्यान दीजिएगा m क्या हो गया ये p इंटू ई हो गया कि नहीं, तो p इंटू ई इंटू वाई अपन आई, ठीक ना। वही चीज़ हम यहाँ लिखें तो ये यहाँ पर लिखेंगे तो p इंटू ई बेंडिंग मोमेंट हो गया, ठीक ना, p इंटू ई अपन आई, और y जो है जब कंप्रेसिव लगेगा तो c लिखेंगे और जब टेंसाइल लिखेगा तो t लिख देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यदि यही p इंटू ई अपन आई इंटू वाई टी, ठीक है ना। अब ये क्रॉस सेक्शन का जो है आपका डिस्टेंस ऑफ द एक्सट्रीम फाइबर ऑन द कंप्रेसिव एंड टेंसाइल साइड्स फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ध्यान रखिएगा फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और इसी को हमको याद हो तो m/z भी लिखे थे, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। अब दोनों को आप जोड़ेंगे, ठीक है ना, कंबाइंड करेंगे तो कंबाइंड में क्या हो जाता है, कंबाइंड करेंगे आप, कंबाइंड लोड जब आप निकालेंगे तो कंप्रेशन में और टेंशन में, तो कंप्रेशन में या टेंशन में आप निकालेंगे, ठीक है ना, जहां भी आप निकालेंगे तो कंप्रेशन में क्या हो जाएगा यही आपका पी ई इंटू वाई सी, अब टेंशन में रहेगा तो वाई टी आ जाएगा, अलग अलग हम नहीं लिख रहे हैं, और आई, ठीक है ना, और कंप्रेशन में प्लस हो जाएगा टेंशन में माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, पी अपन ए हो जाएगा, या ऐसे आप लिख लें सिग्मा बी और प्लस माइनस सिग्मा नट, ठीक है ना। प्लस किसके लिए लेंगे सिग्मा कंप्रेसिव के लिए, और सिग्मा टेंसाइल दैट मीन्स की टेंसाइल के लिए क्या लेंगे माइनस, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ तो क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पर डायग्राम में कैसे बनाएंगे हम, तो डायग्राम आप ध्यान देंगे यदि, ठीक है ना, डायग्राम में तो टेंसाइल से कंप्रेसिव एक ही बीम में जा सकता है, तो बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे आप तो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टेंसाइल हो गया ऊपर में और नीचे कंप्रेसिव हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर हो, ये हम वेरिएबल स्ट्रेस में बताएंगे। तो हो सकता है कि आपका डायरेक्ट स्ट्रेस जो है कम हो, बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस प्लस में जा सकता है, ये जो है सिग्मा बी प्लस सिग्मा नट, डायरेक्ट बेंडिंग प्लस कंप्रेसिव है सिग्मा बी प्लस सिग्मा नट, और यहाँ पर माइनस में आ जाए सिग्मा बी माइनस सिग्मा नट, ठीक है ना, ये डिस्टेंस। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा मिड पॉइंट पे आएगा, पहला चीज। दूसरा जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर हो, कंप्रेसिव टेंसाइल दोनों बराबर हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो ये चीज ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेन डायग्राम है, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेन डायग्राम है। ये क्या है बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम है BMD, और ये क्या है कंबाइंड, कंबाइंड जो है डायरेक्ट एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का आपका बनता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर अब जो है कोई लोग डाउट होने की संभावना नहीं है, ठीक है। अब जो है मशीन डिजाइन में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो है समय आ गया है कि टोर्सन और जो है बेंडिंग जो हम पढ़े थे, अभी भी तो टॉपिक तो वही चल रहा है, टॉपिक कोई अलग तो है नहीं, लेकिन उन दोनों को कंबाइंड कैसे करेंगे, ठीक है ना, टोर्सन को और बेंडिंग को कैसे कंबाइंड करेंगे, ये थोड़ा सा हम देख लें, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि टोर्सन और बेंडिंग को ठीक वैसे ही कंबाइंड करते हैं जैसे इसको कंबाइंड करते हैं। इसकी जो फॉर्मूला निकाले थे, ठीक ना,
तो जब टोर्सन और बेंडिंग को कंबाइन करेंगे तो सेम यही फार्मूला हमारा आता है, ठीक है ना। अब क्या आएगा, यहाँ पे टॉर्क और यहाँ पर मोमेंट, इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। क्या लिखेंगे, कंबाइंड, उसके बाद अब लास्ट में हम लोग शियर स्ट्रेस पढ़ करके विदा लेंगे। कंबाइंड टॉर्क या ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट, सॉरी टॉर्क एंड बेंडिंग, ठीक है। तो देखिए ये इक्वेशन में क्या होता है कि ये जो आप लिखे हैं ना सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 या सिग्मा 2 सिग्मा n, तो सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2, और एक हम ले लेते हैं बाद बाकी दूसरा निकाल लीजिएगा, आप सिग्मा 1 ले लेते हैं हम, और हाफ ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को जब आप निकालते हैं ना, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई दोनों किसका रूप ले लेता है, बेंडिंग मोमेंट का, और ये टाउ क्या ले लेता है, टॉर्क का, ठीक है। और इससे आप इक्वेशन निकाल देते हैं। इक्वेशन जब निकालते हैं तो सेम वही इक्वेशन आता है। कैसे, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। आप टोर्सन इक्वेशन में याद होगा आपको क्या लिखते थे, टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू टाउ अपन आर, ठीक है। अब टाउ इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, टॉर्क अपन आई पी क्या लिखे थे, पाई डी टू द पावर 4 अपन 32, याद है, इंटू आर की जगह क्या लिखेंगे आप, डी बाई 2, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो टी के टर्म में आ जाएगा कि नहीं कुछ। फिर उसी तरह से इक्वेशन क्या था आपका, एम अपन आई सिग्मा अपन वाई, ठीक है ना, देयरफॉर सिग्मा इक्वल टू निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, एम अपन आई इंटू वाई, एम रहने दीजिए, आई लिखिए, पाई अपन 64 डी टू दी पावर 4, और वाई जनरली क्या होता है सर्कुलर केस में, डी बाई 2, इसको कैंसिल कीजिए आप, ठीक है। और इन वैल्यूज को इसमें रख दीजिए। अब आप सिग्मा की जगह पर ये रख देंगे और टी की टाउ की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे, तो क्या आएगा, तो अब देख लीजिए। आप जब निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आपका सिग्मा का वैल्यू ये m बाई 2 प्लस हाफ, ठीक है, और इधर एम स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, यही सेम वैल्यू आपका निकल करके आता है। जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालेंगे टाउ मैक्स, ठीक है ना, सॉरी ये आप क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, यहाँ तो स्ट्रेस खत्म ही हो गया ना, और इक्विवेलेंट टॉर्क निकालेंगे। तो इक्वेशन जो आपका टॉर्क का यहाँ निकला था, ध्यान दीजिए, ये सेम यही इक्वेशन आएगा, क्या, हाफ स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ टॉर्क एंड बेंडिंग, ठीक है। अब लास्ट में थोड़ा सा हम लोग शियर स्ट्रेस देख लें, ठीक है ना, शियर स्ट्रेस इन दी बीम। अब शियर स्ट्रेस इन द बीम निकालेंगे तो कोई भी बीम हो, चाहे वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बीम हो या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम हो, ठीक है, सर्कुलर हो या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो, तो निकालते कैसे हैं, तो ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है, ये क्या है आपका रेक्टेंगल है मान लीजिए, और इसका ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया। यहाँ पर आप कोई सरफेस ले लेते हैं, एलिमेंटल एरिया, ये टोटल यदि हाइट h है तो ये h बाई 2 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा y। तो अब इसका यदि आप निकालते हैं, ये जो आप निकालते हैं तो ये जो है आपका क्या हो गया, ये जो है आपका शियर स्ट्रेस डायग्राम है। तो यहाँ पर आपको शियर स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो ये सेम वही फार्मूला हम रखेंगे डायरेक्ट, सिर्फ हम यहाँ पर आपको समझा देंगे कि कैसे क्या है। तो एफ अपन आई इंटू बी इंटू ए वाई बार रखते हैं। एफ क्या है, शियर फोर्स अप्लाइड, ध्यान दीजिएगा, शियर फोर्स अप्लाइड। आई क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बी क्या है, इसका विड्थ, ये जो विड्थ है, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। वाई बार मतलब इसका निकालेंगे ना वाई बार, ठीक है ना, वाई बार आप निकालेंगे
यहाँ पर यदि आप y बार निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या आएगा, h/2, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। दैट मीन्स की डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया एंड द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। तो y बार जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एलिमेंटल एरिया जो भी आप लिए, ठीक है ना, और टू द न्यूट्रल एक्सिस। यदि आप डायरेक्ट यहाँ पर निकालेंगे तो h/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आई यदि आप पूछेंगे तो रेक्टेंगल का आई क्या होता है, BHQ/12, ठीक है ना। सर्किल का क्या होता है, π/64 इंटू D⁴, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रेक्टेंगल का निकालना हो तो ध्यान रखिएगा ये 1.5 टाउ एवरेज होता है, ठीक है। एवरेज शियर स्ट्रेस का 1.5 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए यदि निकालना हो, इसी में समझा रहे हैं आपको, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए निकालना हो, ठीक है ना। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में याद रखिएगा टाउ इक्वल टू क्या होता है आपका 16f/3 πD⁴ इंटू D⁴ माइनस 4y², ठीक है। y का वैल्यू क्या है, D/2। यहाँ भी टाउ मैक्स निकालेंगे यदि आप तो क्या हो जाता है 4/3 टाउ एवरेज, ठीक है। तो हमें मशीन डिजाइन में इतनी ही जो है इक्वेशंस की जरूरत पड़ेंगे, ठीक है ना, इतने ही इक्वेशंस की जरूरत पड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि इतना याद रखना आसान है, ठीक है ना। इसके अलावा आई सेक्शन, एच सेक्शन, ठीक है ना, एस सेक्शन, टी सेक्शन, ठीक है ना, बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनका कि हम शियर स्ट्रेस और ये सब निकाल सकते हैं, निकाले भी हैं। लेकिन मशीन डिजाइन में ज़्यादातर जो ज़रूरत पड़ने वाला है उस समय ज़रूरत पड़ेगा तो निकालेंगे। एक अलग से वीडियो भी हमने आपको बना करके दिया है कि हम उसको कैसे जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक ना। तो आइए अब लास्ट के 5 मिनट में हम लोग जो है पूरा रिवीजन करके और इसको बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमने शुरुआत किया था अपनी कहानी कहाँ से, टोर्सनल स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस एंड कंबाइंड टोर्सनल एंड बेंडिंग स्ट्रेस। बहुत सारे ऐसे मशीन कंपोनेंट है जैसे क्रैंक शाफ्ट ही है, टोर्सनल भी स्ट्रेस लगता है, बेंडिंग स्ट्रेस भी लगता है, दोनों लग रहा है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि उसमें मशीन कंपोनेंट के फेल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब सिंपल स्ट्रेसेस लास्ट क्लास में पढ़ाए थे तो सिंपल ही था, कोई दिक्कत ही नहीं था। लेकिन आप शाफ्ट देखेंगे तो उसमें क्या होता है कई बार कि इसके ऊपर लोड भी लग रहा है, जैसे साइकिल का एक्सल है मान लीजिए ये, तो ये दोनों साइड से फिक्स है तो ये टोर्सनल भी लग रहा है, ठीक है ना, और उसके ऊपर बेंडिंग व्हील लगा हुआ है तो वो भी लग रहा है। तो एनीवे ये तो हो गया आपका शाफ्ट का। अब ये शाफ्ट में भी हम लोग एक बार और पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपका टोर्सनल और बेंडिंग, तो ये टोर्सन, अच्छा देखिए शाफ्ट में और एक्सल में यही अंतर है, एक्सल क्या करता है सिर्फ बेंडिंग करता है, शाफ्ट आपका टोर्सन एंड बेंडिंग दोनों बियर करता है। तो ये टोर्सन इक्वेशन हो गया आपका, ये हमने बता दिया था पावर कैसे निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। शाफ्ट यदि सीरीज में हो या पैरेलल में हो तो कैसे निकालते हैं ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है ना, आपके सामने है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आपको हमने बेंडिंग इक्वेशन बताया, M/I इक्वल टू σ/y इक्वल टू E/r, ये क्या है आपका बेंडिंग इक्वेशन है, ठीक है। बेंडिंग इक्वेशन में ही आपको एक सेक्शन मॉडुलस भी बताए थे और कर्व्ड बीम का भी जो है कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था, ठीक है ना। कर्व्ड बीम भी जो है पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है हम जो है प्रिंसिपल स्ट्रेस पर आए थे कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम जो है आपको बताए थे, ठीक है। तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लें। कॉन्सेप्ट देखिए कि प्रिंसिपल स्ट्रेस जो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े थे बिल्कुल वही है, सिर्फ मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मशीन डिजाइन में हमें ज़रूरत पड़ेगा, आगे चल करके हम थ्योरी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। अच्छा, मशीन डिजाइन एक बहुत बड़ा सिलेबस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आप कई सारे सेमेस्टर में इसको पढ़ते हैं, मशीन डिजाइन 1, मशीन डिजाइन 2, मशीन डिजाइन 3, ठीक है। एक मशीन ड्राइंग भी होता है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़े थे हम लोग। फिर इसी को हम लोग शियर स्ट्रेस निकाले थे, देखिए ये है, ये शियर स्ट्रेस निकाले हैं आप, ठीक है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस निकाले हैं आप, फिर एक्सियल लोड आपको समझा दिए थे। फिर अब जो है उसके आगे जो है हमने आपको बताया था थ्योरी ऑफ फेल्यूर का कॉन्सेप्ट, थ्योरी ऑफ फेल्यूर का भी कॉन्सेप्ट बता दिए थे। देखिए 5 तरह का थ्योरी ऑफ फेल्यूर होता है, चाहे वो डक्टाइल हो या ब्रिटल हो। डक्टाइल के लिए यील्ड स्ट्रेस निकालते हैं, ब्रिटल के लिए अल्टीमेट स्ट्रेस निकालते हैं। इसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको रैंकाइन थ्योरी भी बोले थे, ये सब निकाले थे। ठीक है, ये सब आप देख पा रहे होंगे क्या हम जो है पढ़े हैं, क्या बताने जा रहे हैं आपको। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी हो गया, और ये मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है, ठीक है, जिसको कि हेक थ्योरी भी बोलते हैं, और डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी या शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। फिर हमने सेकेंड लास्ट टॉपिक लिया था इसेंट्रिक लोडिंग, दैट मीन्स की डायरेक्ट लोड एंड बेंडिंग लोड जहाँ लग रहा है, ठीक ना। उसका एग्जांपल हमने बताया था आपको कि जनरली यदि सिर्फ सेंटर पे लग रहा है तो डायरेक्ट लोड हो गया, लेकिन थोड़ा सा साइड में लग रहा है तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट भी लग रहा है, और इस डायरेक्ट के चलते ही अनजाने तरीके से बेंडिंग भी लग रहा है। तो हमको यहाँ बेंडिंग कंसीडर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको लग रहा है कि हम डायरेक्ट लगा रहे हैं और बेंडिंग के कारण जो है वो क्या हो गया, हमारा फेल हो गया मटेरियल क्या हो जाता है, बेंडिंग के कारण फेल हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है ध्यान रखना है, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने ठीक है, यहाँ पर कंबाइंड के लिए हमने निकाला था, ठीक है ना। और इसके लिए हमने जो है आपको डायग्राम खींच करके भी बताया था कि कैसे ये जो है सिर्फ कंप्रेसिव जो है स्ट्रेस के लिए है, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए है, और ये कंबाइंड के लिए है, कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट एंड जो है ये सब चीज़ निकाले थे। उसके बाद कंबाइंड टॉर्क एंड बेंडिंग का भी हमने इक्वेशन बता दिया था सिंपली, और जाते जाते लास्ट में हमने शियर स्ट्रेस के फार्मूला भी आपको बताए थे, ठीक ना, तो दैट यू कैन सी हियर। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेंगे वेरिएबल स्ट्रेस के, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी टू मच इम्पॉर्टेंट, तो उसको हम लोग समझेंगे और धीरे धीरे अब प्योर मशीन डिजाइन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। अब हम जो है शायद ही कभी आपको बोलेंगे कि हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो है पढ़ चुके हैं, नहीं, उसका रेफरेंस जरूर हम देंगे, लेकिन जो है अब प्योर नया टॉपिक मिलेगा, शॉर्टकट कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब अभी तक शॉर्टकट चल रहा था, लेकिन अब आगे के किसी भी वीडियो में मशीन डिजाइन के, ठीक ना, आपको शॉर्टकट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video and be very happy, healthy and keep smiling. Thank you very much.